हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पाकिस्तान के बयान का भारत ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान को याद दिलाई उसकी हद। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या जवाब दिया है भारत ने। इसी बीच बताएंगे जहां हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले पश्चिमी देश। रूस ने अब खुलेआम दिया अमेरिका समेत पूरे नाटो को बड़ी चेतावनी दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर धमाकों से फिर दहला अफगानिस्तान। बल्ख प्रांत में लगातार हुए 2 ब्लास्ट में 9 की मौत, 13 घायल। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां चीन के साथ संबंध तोड़ने के लिए किया गया ब्लास्ट। कराची धमाके पर पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां क्या बिहार में होगा भाजपा का सीएम। बताएंगे बड़ी खबर दोस्तों आपको। इसी बीच बताएंगे जहां पर उत्तर भारत में गर्मी, वो भी प्रचंड गर्मी और लू के सितम को लेकर दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां आईएमडी ने जारी कर दिया है ये वाला अलर्ट। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी जी पर पाकिस्तान के बयान पर भारत ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान को दिलाई उसकी हद याद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाल के जम्मू कश्मीर दौरे के खिलाफ पाकिस्तान की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताई है। बिना कुछ बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि पाकिस्तान के पास पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान ने पीएम मोदी जी की जम्मू कश्मीर यात्रा और चिनाब नदी पर रेटर और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए आधारशिला रखने पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने 24 अप्रैल को एक बयान में कहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर में वास्तविक अंतर्निहित मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारत द्वारा इस तरह के कई हताश प्रयासों को देखा है। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय से जब सवाल किया गया दोस्तों कि पाकिस्तान की सरकार अब बदल चुकी है, ऐसे में भारत का पड़ोसी मुल्क को लेकर क्या रुख रहेगा, इस पर बागची ने कहा हमारा रुख बहुत सीधा है कि ऐसा एक माहौल हो जिसमें आतंकवाद ना हो। ऐसे माहौल में ही बातचीत हो सकती है। हमारा मुख्य मुद्दा हमेशा यही रहा है, ये हमारी जायज मांग है, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने 2 टूक जवाब दिया पाकिस्तान को मोदी जी के दौरे को लेकर। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी और आप क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर कोई कमेंट के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दे सके। और प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले पश्चिमी देश। बताते रशिया ने खुलेआम दी अमेरिका समेत पूरे नाटो को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, रूस ने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी जमीन पर किसी भी तरह के हमले पर एक सख्त सैन्य प्रतिक्रिया दी जाएगी। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और उसके दूसरे यूरोपीय साथी यूक्रेन को खुले तौर पर उकसा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध जारी है। इस दौरान दोनों ही पक्षों के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यूक्रेन के 50 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इस युद्ध में अमेरिका खुलेआम यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद कर रहा है। ऐसे में रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। मौजूदा तनाव को 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सबसे गंभीर टकराव बताया जा रहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों इसी से जुड़ी, जहां यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बताया कि आखिर क्यों रशिया से हथियार खरीदना भारत के लिए है घाटे का सौदा। बताते रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 महीनों से युद्ध चल रहा है। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही दुनिया 2 पक्षों में बट गई है। एक तरफ जहां कई देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं तो कुछ देश रूस का साथ दे रहे हैं, लेकिन भारत ने इस पूरे मसले पर तटस्थ रहने का यानी न्यूट्रल रहने का फैसला लिया और युद्ध को जल्द समाप्त होने पर जोर दिया है। भारत लगातार इस बात को दोहराता आया है कि हिंसा रुकनी चाहिए, दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालना चाहिए। भारत ने खुलकर ना तो यूक्रेन का पक्ष लिया और ना ही रूस का। इस पूरे युद्ध में भारत ने तटस्थ रुख अख्तियार किया है, जिसको लेकर कुछ देशों ने भारत पर निशाना भी साधा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध लोकतांत्रिक देश और तानाशाह देश के बीच
का युद्ध है, लिहाजा इसमें भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, उसे स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। रूस भारत के लिए रक्षा उपकरण निर्यात करने वाला एक वैसा विश्वसनीय देश अब नहीं रहा है। अब जैसा कि माना जाता है, यूक्रेन ने रूस के अधिकतर एडवांस हथियारों को युद्ध के मैदान में तबाह किया है, लिहाजा ये भारत के हित में है कि वो ऐसे देश से हथियार ना खरीदें जो युद्ध के मैदान में टिक नहीं सकते हैं। भारत को अपने सहयोगियों को बेहतर रणनीति के साथ चुनना चाहिए। भारत उदय की ओर है जबकि रूस का अवसान की ओर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दोस्तों फिर से भारत को ललचाने की कोशिश की और भारत को कहा है कि रशिया के हथियार बिल्कुल लोकल है, बेकार है, उनको ना खरीदें और अपने अच्छे सहयोगी को चुने। ऐसे में दोस्तों भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए? जैसा चल रहा है वैसा ही रहना चाहिए। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कितने भाई और बहनों को लगता है कि रशिया ही सबसे ज्यादा भारत के लिए भरोसेमंद साथी है। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। जिनको भी लगता है अगली खबर की बात करें, जहां पूरे धमाकों से दहला अफगानिस्तान, बल्ख प्रांत में लगातार हुए 2 ब्लास्ट में 9 की मौत, 13 घायल। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान एक बार फिर बम धमाकों से दहल उठा है। दोस्तों गुरुवार की शाम हुए 2 धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय मीडिया ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से इसकी बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों धमाका बल्ख प्रांत के मजार शरीफ इलाके में हुआ। वहीं टोलो न्यूज के मुताबिक दोनों धमाकों में सार्वजनिक परिवहन को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रांतीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक किसी भी समूह ने इन विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली है। अगली खबर की बात करें, जहां कराची धमाके पर पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा दावा कहा चीन के साथ संबंध तोड़ने के लिए किया गया था ये ब्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, जांचकर्ताओं ने कहा है कि कराची विश्वविद्यालय कन्फ्यूशियस संस्थान में आत्मघाती बम विस्फोट का उद्देश्य इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच संबंधों को तोड़ना था। मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। इस विस्फोट में 3 चीनी अध्यापक और उनके स्थानीय वैन चालक मारे गए थे। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कराची पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग ने राज्य की ओर से मोबीना टाउन पुलिस स्टेशन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोले तो BLA के 2 कमांडरों के खिलाफ हत्या और आतंकवाद के आरोप में मामला दर्ज किया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां पर आत्मघाती हमलावर शारी बलूच का पति हुआ गिरफ्तार। विस्फोट के 1 दिन बाद हुई इस पर कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां PM बनते ही आखिर सऊदी क्यों दौड़े पाकिस्तान के आका शहबाज शरीफ। खुल गया दोस्तों पहली विदेश यात्रा का राज। आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पहली विदेश यात्रा पर इस समय सऊदी अरब पहुंच गए हैं। दोस्तों इस दिन 3 दिवसीय यात्रा में शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी गया हुआ है। दोस्तों इस दौरान PM शहबाज का सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का कार्यक्रम है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी संसद में बतौर प्रधानमंत्री दिए गए अपने पहले भाषण में भी सऊदी अरब की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने सऊदी को पाकिस्तान का भाई, दोस्त और बड़ा करीबी देश बताया था। उनके पूर्ववर्ती इमरान खान सरकार में पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध काफी खराब हो गए थे। हालात इतने गंभीर थे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया कर्ज वापस मांगते हुए उधार में तेल और गैस की सप्लाई को भी रोक दिया था। ऐसे में शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन के लिए 33 अरब डॉलर मांगेंगे जो बाइडन। युद्ध अपराधों की जांच के पक्ष में है UN के महासचिव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पिछले 2 महीनों से अधिक समय से रशिया के हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। दोस्तों अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को बताया है कि जो बाइडन संसद से यूक्रेन को मानवीय और सैन्य मदद उपलब्ध कराने के लिए 33 अरब डॉलर की राशि उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उधर यूक्रेन दौरे पर गए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने देश में रूस की ओर से किए गए कथित युद्ध की अपराधों की जांच किए जाने की मांग का समर्थन भी किया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां जयशंकर जी पहुंचे बांग्लादेश। PM शेख हसीना ने चट्टगांव बंदरगाह पर लिया बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। शेख हसीना ने पड़ोसियों के आपसी संपर्क के महत्व को रेखांकित किया और अपने देश के मुख्य बंदरगाह चट्टगांव बंदरगाह को भारत के उपयोग के लिए सौंपने की पेशकश की, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और त्रिपुरा
त्रिपुरा को फायदा होगा। संक्षिप्त आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को यहाँ पहुंचे जयशंकर ने शेख हसीना को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से नई दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया है। जयशंकर जी ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत बधाई दी। दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने दिया आत्मनिर्भरता पर जोर, कहा रशिया यूक्रेन विवाद ने फिर बताई अहमियत। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डाला है कि बाहरी निर्भरता के बिना आत्मनिर्भर होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर भारत अभियान में अग्रिम मोर्चे पर रही है और इसे इसका नेतृत्व करना जारी रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि कमांडरों के पिछले सम्मेलन के बाद से INS विशाखापट्टनम समेत प्रमुख नौसेना इकाइयों को कमीशन करने के लिए मैं हमारी नौसेना की सराहना करता हूं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां लेकिन उससे पहले जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा मोदी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो बाइडेन। भारत ने जरूरत के लिए मिलाया रशिया के साथ हाथ। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते सामरिक अभिसरण, बोले तो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने जरूरत के चलते रूस के साथ साझेदारी की थी, क्योंकि अमेरिका उस समय भारत के साथ साझेदारी करने की स्थिति में नहीं था। ब्लिंकन ने सांसदों से बुधवार को कहा कि भारत की बात करें तो उनके साथ संबंध दशकों पुराने हैं और भारत ने जरूरत के चलते रूस से साझेदारी की थी, क्योंकि तब हम एक साझेदार बनने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत के बीच सामरिक अभिसरण बढ़ रहा है। सीनेट एप्रोप्रिएशन सब कमेटी ऑन स्टेट फॉरेन ऑपरेशन की कांग्रेस में सुनवाई के दौरान सांसद विलियम हैगर्टी के एक सवाल के जवाब में ब्लिंकन ने कहा कि यकीनन चीन इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। हैगर्टी ने भारत और अमेरिकी संबंधों पर ब्लिंकन को अपने विचार साझा करने को कहा। जी हां दोस्तों, सांसद ने भारत और अमेरिका साझेदारी की जमकर तारीफ भी की। जी हां दोस्तों, और अंत में ब्लिंकन ने यह तक कह दिया कि पीएम मोदी के साथ हमारे प्रयास जुड़ने के लिए जारी है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत जापान के राजनयिक संबंधों के 70 साल हुए पूरे, जापानी पीएम ने हिंदी में ट्वीट करके जताई खुशी। जी हां दोस्तों, भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत के गुरुवार को 70 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हिंदी में एक ट्वीट करते हुए दोनों देशों को शुभकामनाएं दी। किशिदा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले आतिथ्य के लिए धन्यवाद। 70 साल पहले आज राजनयिक संबंधों की स्थापना करते हुए जापान और भारत ने मित्रता का नया इतिहास शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, आप ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे जापानी पीएम का। दोस्तों ऐसे में आप भी भारत और जापान के बीच 70 वर्ष पूरे होने के लिए दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा जापानी पीएम को भी। अगली खबर की बात करें, जहां पेंटागन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, 78 एयरक्राफ्ट, 12,000 सैन्य वाहन, तालिबान के हाथों में अमेरिका ने छोड़े 7 अरब डॉलर के हथियार। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान को अमेरिका द्वारा अरबों डॉलर के हथियार और सैन्य साजो सामान दिए गए थे, लेकिन जब तालिबान की देश में वापसी हुई और अमेरिका ने आनन फानन में युद्धग्रस्त मुल्क को छोड़ा तो ये हथियार पीछे रह गए। पेंटागन की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को दिखाए जाने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान के कब्जे के बाद कुल मिलाकर 7 अरब डॉलर के हथियार अफगानिस्तान में छूट गए। इसमें 1 अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट शामिल है, जिससे काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां श्रीलंका में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजार व्यापार यूनियन, गोटबाया के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रही है देशव्यापी हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर करीब 1000 व्यापार यूनियन ने गुरुवार को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने के कारण उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। साल 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से श्रीलंका पहली बार इस तरह की अप्रत्याशित आर्थिक उथल पुथल का शिकार है। इस संकट का आंशिक कारण विदेशी मुद्रा की कमी है, जिसका मतलब है कि श्रीलंका जरूरी खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात का भुगतान
भुगतान करने में समर्थ नहीं है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूरोप में फिर बढ़ेगी टेंशन, स्वीडन और फिनलैंड हो सकते हैं नाटो का हिस्सा। जी हां दोस्तों, नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गुरुवार को कहा कि फिनलैंड और स्वीडन अगर 30 देशों के सैन्य संगठन में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा और वे अपेक्षाकृत जल्द सदस्य बन सकते हैं। स्टोल्टेनबर्ग की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रूस की यूक्रेन पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद फिनलैंड और स्वीडन में नाटो की सदस्यता को लेकर जनता का समर्थन बढ़ा है। दोस्तों, मीडिया में कयास लगाया जा रहा है कि दोनों देश मई में नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका, पहली तिमाही में 1.4% की दर से सिकुड़ी अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, वैश्विक संकट के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहली तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 1.4% वार्षिक दर से सिकुड़ गई है। आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो के वाणिज्य विभाग ने यह जानकारी दी है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पहला सबसे बड़ा संकुचन है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अगले महीने टोक्यो में फिर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन की मुलाकात। चीन की बढ़ सकती है बहुत बड़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने जापान की यात्रा करेंगे और टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इस साल ये दूसरी बार होगा जब दोनों नेता एक दूसरे से फिर मिलेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इसकी जानकारी दी है। जेन साकी ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जो बाइडेन हैरिस प्रशासन की ठोस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना है। इससे पहले भी क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान सितंबर 2021 में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चुनावी जीत के बाद लोगों के बीच पहली बार पहुंचे राष्ट्रपति मैक्रोन, प्रदर्शनकारियों ने फेंके टमाटर। जी हां दोस्तों, फ्रांस राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत के बाद इमैनुअल मैक्रोन बुधवार को लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनका स्वागत टमाटर से ही कर दिया। दोस्तों, दरअसल लोगों के बीच पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के ऊपर एक प्रदर्शनकारी ने टमाटर फेंका। मैक्रो पेरिस के ऊपर पश्चिमी में स्थित सेरगई इलाके के एक बाजार में वोटर से मिल रहे थे। इस दौरान उनके ऊपर एक व्यक्ति द्वारा टमाटर फेंका गया। हालांकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के ऊपर टमाटर सीधे आकर नहीं लगा, लेकिन उनकी टीम तुरंत सतर्क हो गई और शील्ड बनाकर उन्हें घेर लिया। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां तालिबान और ईरान के बीच बिगड़े संबंध, तेहरान ने बॉर्डर पर बढ़ाए सैनिक। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर मसलों और पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद संबंध बिगड़ रहे हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान और ईरान के बीच भी संबंध बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के साथ तनाव के बीच ईरानी सेना ने अपने 88वें जाहेदान बख्तरबंद डिवीजन से ईरान अफगानिस्तान सीमा पर बलों और उपकरणों को तैनात कर दिया है। कई वायरल वीडियो में ईरानी टैंक और बख्तरबंद वाहन अफगान सीमा की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर की बात करें, जहां भारत में कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच WHO ने दी है बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी समय समय पर कोरोना की स्थिति, नए वेरिएंट, उनकी संक्रामकता आदि के बारे में अपडेट दे रहा है। हाल ही में WHO ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि कोरोना का अगला वेरिएंट चिंता का कारण हो सकता है। WHO की महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वान केर खोव ने कहा कि वर्तमान में दुनिया भर में सबसे अधिक मामले ओमिक्रॉन के ही हैं। साथ ही इसके सब वेरिएंट BA.4, BA.5, BA.2.1, 2.1 पर भी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को फिर मिली है। 24 घंटे में सामने आए हैं 1500 के करीब नए मामले। जी हां दोस्तों, इसके अलावा कोरोना के 2 मरीजों की मौत भी हुई है और संक्रमण दर 4.62% हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 32,248 लोगों के टेस्ट किए गए और 1070 मरीज ठीक हुए। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 5250 हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर क्या बिहार में होगा भाजपा का अपना सीएम या दिल्ली जाएंगे या आरजेडी के साथ लौटेंगे नीतीश कुमार। आपको बता दें, बिहार में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। दोस्तों, दरअसल तेजस्वी यादव के घर पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जेडीयू का साथ छोड़ने के बाद 5 साल में पहली बार नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड पहुंचे थे। चर्चा ये भी है कि बिहार में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा अब अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लालू परिवार के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल
होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि राजनीति और इफ्तार को मिलाकर नहीं देखना चाहिए। इसके बाद वो गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करने पटना एयरपोर्ट चले गए। इस पर भी कुछ लोगों का ऐतराज हुआ। उनका कहना था कि प्रोटोकॉल के मुताबिक इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगले चुनाव तक सीएम रहेंगे नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी का खुद कहना है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी के नेतृत्व में काम करना पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर पर आपकी अपनी निजी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर टीआरएस और कांग्रेस को साधने के चक्कर में कहीं बीजेपी को तो नहीं जिता देंगे प्रशांत किशोर। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत के अनुसार राजनीति में हत्याएं नहीं केवल आत्महत्याएं होती हैं। टीआरएस और कांग्रेस दोनों के साथ प्रशांत किशोर के ताजा प्रकरण को देखते हुए तो ये सच ही लग रहा है। तो वहीं बीजेपी इन हालात का भरपूर मजा लेती नजर आ रही है। इस कहानी की शुरुआत दिग्गज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की दिल्ली में एक गहन बातचीत की खबर से हुई है, जिससे ये संकेत मिले हैं कि वे जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वे अचानक हैदराबाद पहुंचे और फिर उनकी और टीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की एक लंबी मीटिंग की खबर आई। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे कहीं टीआरएस और कांग्रेस को साधने के चक्कर में बीजेपी को जितवा देंगे क्या प्रशांत किशोर। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, घर बैठे हो सकेगी ई-केवाईसी, सरकार ने फिर शुरू कर दी है सुविधा। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार ने किसानों के हित में अहम फैसला लिया है। अब किसान फिर से घर बैठे ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दोस्तों दरअसल ई-केवाईसी को अनिवार्य करने के बाद सरकार ने कुछ समय के लिए इसे अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया था, जिसके कारण किसानों को बायोमेट्रिक मशीन से ई-केवाईसी कराना पड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब किसान घर बैठे ही ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 31 मई 2022 तय की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कैसे आप ई-केवाईसी घर बैठे कर पाएंगे दोस्तों, सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। साथ ही आपको बता दें अगली खबर, जहाँ दिल्ली से लेकर कोलकाता तक देश भर में जारी है प्रचंड गर्मी और लू का सितम, सूरज की तपिश ले रही लोगों का इम्तिहान। जी हाँ दोस्तों, देश भर में इस समय प्रचंड गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी के साथ साथ लोग लू का सितम भी झेल रहे हैं। गर्मी की वजह से लोग घरों के बाहर निकलने से बच रहे हैं। इस तस्वीर में देखा जा रहा है दोस्तों कि एक परिवार एक छाते के जरिए खुद को सूरज के सितम से बचा रहा है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है, क्या ज्यादा गर्मी है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। कितने डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों इस समय, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।